हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा धातु अधातु का लास्ट लेक्चर चलेगा। इसमें जितना होगा, जितना पीडीएफ बचा होगा, मैं सबको कवर कर लूँगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा इसमें। बस पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, धातुओं का निष्कर्षण थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। और धातु निष्कर्षण करने के बाद जो अशुद्ध धातु हमें मिलता है, तो उसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको शुद्ध बनाने के लिए हम परिष्करण करेंगे। तो परिष्करण के बारे में देखेंगे और उसके बाद उसको रैपअप करेंगे। थोड़ा सा संक्षारण के बारे में पढ़ना है, उसको भी थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए पिछले लेक्चर में यह रह गया था, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मिडिल वाला मतलब बीच वाला और नीचे वाला का हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे ऊपर जो होते हैं ना, उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। जो सबसे ऊपर स्थित होते हैं धातु, उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे। इसका करने के बाद हम देखेंगे, निष्कर्षण करने के बाद हमारा जो धातु मिलता है वह अशुद्ध होता है। निष्कर्षण करने के बाद, निष्कर्षण किसका करते हैं, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो जो धातु हमें मिलता है वह कैसा होता है, वह अशुद्ध होता है, अशुद्ध रूप में होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, उसको रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग मतलब परिष्करण करेंगे। परिष्करण करने के बाद, परिष्करण करने का हम विधि देखेंगे, बहुत सारा होता है जो। उसके बाद हम थोड़ा इसको लास्ट में संक्षारण देख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम खत्म करेंगे लेक्चर को। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। स्वागत है आप लोग का साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं कौशल कुमार आप लोगों को इस चैनल पर फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। देखिए, हाँ, यहाँ से सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण। सबसे ऊपर स्थित धातु कौन होता है सक्रियता श्रेणी में, वह होता है पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। इस लेक्चर को मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पहले जो भी सब ये सब जो है ना, सब पहले मैं बता चुका हूँ अच्छे से। तो आपको इसको इसमें डिले करने की नौबत नहीं आएगी, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी इसमें। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन धातु होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, एल्युमिनियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और क्यों होते हैं अधिक अभिक्रियाशील, ये हमने बता चुका है, मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में। अधिक अभिक्रियाशील होते हैं ये सारे के सारे धातु होते हैं। और इन धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अधिक अधिक एफिनिटी होती है। मतलब ये जो धातु होते हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन रिएक्शन करने की करते हैं। मतलब इनके लगाव होता है, लगाव करने का मतलब प्रीति होती है। इन सबको ऑक्सीजन से ज़्यादा लगाव होता है। ये जो सबसे ऊपर स्थित धातु होते हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यह सब के सब अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और ऑक्सीजन के साथ इनका ज़्यादा लगाव होता है। मतलब लगाव का माने कहने का मतलब क्या, कि ये ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, इसलिए इनका निष्कर्षण हम ऊष्मा अपचयन या रासायनिक अपचयन से नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊष्मा अपचयन में हम ऊष्मा अपचयन द्वारा हम डायरेक्ट ऊष्मा देकर उसको ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते। या रासायनिक अपचयन में क्या करते थे, रासायनिक अपचयन में हम कार्बन एवं एल्युमिनियम का यूज करते थे। कार्बन एवं एल्युमिनियम अपचायक का यूज करते थे हम ऑक्सीजन को हटाने के लिए। लेकिन इसमें नहीं कर सकते, इसमें क्योंकि ज़्यादा लगाव होता है। ज़्यादा लगाव होता है तो बहुत कस के एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम जो हो गया, ये सब के सब ऑक्सीजन से बहुत कस के जुड़े होते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम ऊष्मा देकर या कार्बन एवं एल्युमिनियम अपचायक का यूज करके हम इसको नहीं निकाल सकते ऑक्सीजन को। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी अपचयन का यूज करेंगे। समझ में आ गया। पहले जो सबसे नीचे वाला जो था, उसमें हमने ऊष्मा दिया था, ऊष्मा देके ऑक्सीजन को निकाला था। बीच वाला का क्या किया था, बीच वाला का हमने कार्बन एवं एल्युमिनियम अपचायक का यूज करके ऑक्सीजन को निकाला था। लेकिन अब जो सबसे ऊपर वाला जो है, सबसे ऊपर वाला कौन हो गया, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यह चारों में हम
ऊष्माक से नहीं कर सकते, ना रासायनिक से कर सकते, तो किस तरीके से करेंगे? हम करेंगे विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा हम करेंगे। ठीक है। अब विद्युत अपघटनी अपचयन क्या होता है, यह सब हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें इसका एक एग्जाम्पल सोडियम से देखते हैं। सोडियम का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे? पहला है सोडियम का निष्कर्षण। सोडियम का संकेत होता है Na और उसका परमाणु संख्या होता है 11। सोडियम धातु अत्यंत अभिक्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता और यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह इसका रीजन भी मैंने दे रखा है, यह संयुक्त अवस्था में क्यों होता है। ठीक है, आप पीछे के लेक्चर देख के आइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोडियम के प्रमुख अयस्क क्या होते हैं? सोडियम के प्रमुख अयस्क ये दोनों याद कर लीजिएगा, धोने वाला सोडा और सेंधा नमक। जो हम नमक खाते हैं रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक और धोने का सोडा, जो कपड़े धोने में हम यूज करते हैं ना, वो है सोडियम के प्रमुख अयस्क। ठीक है, सोडियम के प्रमुख अयस्क कौन है? खाने वाला नमक और धोने वाला सोडा। मतलब जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, जो सर्फ यूज करते हैं, वो उसमें सोडियम होता है। क्लियर है? इसको याद कर लीजिएगा, ये दोनों को। इन दोनों को आगे देखिए। तो अब हम सिंधा नमक से या धोने वाला सोडा से, इन दोनों में से किससे हम सोडियम को निकालेंगे? तो हम किससे निकालेंगे? हम सोडियम क्लोराइड से निकालते हैं। किससे? सिंधा नमक से। सिंधा नमक से हम सोडियम को ज़्यादा निकालते हैं, ना कि धोने वाला सोडा से निकालते हैं। ठीक है, सोडियम को निकालना होगा तो हम इससे ना निकाल के हम इससे निकालेंगे, NaCl से। ठीक है, और कैसे निकालेंगे? सोडियम क्लोराइड के द्रवित अवस्था में। अब जो नमक होता है उसको आप देखते होंगे कि थोड़ा सा हम गर्म करते हैं तो वह द्रव के रूप में, या मतलब गलित अवस्था में होता है, गल जाता है ना। तो उसको द्रवित अवस्था में हम विद्युत को प्रवाह करेंगे, क्योंकि आपको पता है विद्युत का सुचालक कैसे होता है? द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है कोई चीज, ना कि ठोस अवस्था में। यह भी कारण मैंने बताया है। ठोस अवस्था में क्या क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं करते हैं, एक दूसरे को जो विद्युत का ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन मतलब ठोस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मुक्त रूप में नहीं होते। तो मुक्त रूप में नहीं होंगे तो वह जो इलेक्ट्रॉन है वह विद्युत का ट्रांसफर नहीं करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर विद्युत जाएगा नहीं तो विद्युत का चालक कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। और जो द्रव अवस्था में होता है वह मुक्त अवस्था में होता है, जिसके द्रव अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त में होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खुले होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को विद्युत प्रवाह कर देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे को, ऐसे ऐसे करके पूरे बर्तन में, पूरे जो द्रव है, पूरे द्रव में विद्युत का गमन हो जाता है। इसलिए हम द्रव अवस्था में हम विद्युत का अपघटन कराते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है। सोडियम क्लोराइड का जो द्रवणांक होता है बहुत ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक क्या है, एक क्षारीय, मतलब है ना, आयनिक है ना, आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का द्रवणांक एवं क्वथनांक बहुत हाई होता है। हमने इसके बारे में बताया था पीछे। आयनिक यौगिक का द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। अगर आपने आयनिक यौगिक वाला जो लेक्चर था वो अपने आयनिक यौगिक वाला अगर लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, आयनिक यौगिक के लेक्चर में मैंने बताया था कि सोडियम क्या है, क्षारीय धातु है। क्लोरीन क्या है, वो अधातु है। क्षारीय धातु और कोई अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो आयनिक यौगिक बनता है। और आयनिक यौगिक के बीच में जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा तो उसका द्रवणांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, इसलिए इसके द्रवणांक को कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं इसके द्रवणांक को कम करने के लिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन सा किसको मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को मिलाते हैं इसके द्रवणांक को कम करने के लिए। द्रवित अवस्था का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन जो होता है एनोड पर जाके मुक्त हो जाता है। अब इसको देखते हैं यहाँ पर। देखिए NaCl को जब हम द्रवित अवस्था में इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो सोडियम है ना Na+, जो Na+ है वह कैथोड पर चला जाएगा और ये जो क्लोरीन माइनस है यह कहाँ जाएगा, एनोड पर। ठीक है, सोडियम धातु जो है Na+ जो है वह कैथोड पर चला जाएगा और क्लोरीन माइनस कहाँ जाएगा, एनोड पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए Na+ हमारा कैथोड पर चला गया, यह एक इलेक्ट्रॉन को
जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कैथोड पर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो Na बन गया, और एनोड पर इसको जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो ये क्या बन गया, Cl2 बन गया। ठीक है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमारा आपको पता है ना, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होता है और एनोड पर धन आयन होता है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर धन आयन होता है। तो जैसे ही कैथोड पर Na+ जैसे ही कैथोड पर गया तो उस कैथोड पर तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके क्या बना दिया, Na बन गया। कैसे, इसका एक प्लस और इसका एक माइनस दोनों कट गया तो स्टेबल बन गया ना। देखिए इसका प्लस, इसका जो प्लस आपको दिखाई दे रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन माइनस, ये माइनस और ये प्लस कट गया तो बच गया क्या, हमारा Na बच गया। तो Na हमारा यहाँ बन गया, तो अब चयन हो गया। और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हमारा धन आयन होता है। धन आयन मतलब यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन का योग हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ह्रास क्या होता है, उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर माइनस, क्लोरीन माइनस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना दिया, 2 क्लोरीन बना दिया। ठीक है, तो Cl2 बन गया, तो उपचयन हो गया। क्लियर है। यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होता है और एनोड पर धन आयन होता है। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो NaCl है, NaCl में हम विद्युत का अपघटन कराते हैं तो हमारा Na और Cl2 में टूट गया। NaCl का विद्युत अपघटन कराएंगे तो Na और Cl2 में टूट गया और सोडियम क्लोराइड द्रवित अवस्था में है। ठीक है। अब देखिए, मिश्रण में उपस्थित कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन नहीं होता। अब कैल्शियम क्लोराइड जो होता है मिश्रण में, उसका विद्युत अपघटन नहीं होता। क्यों, क्योंकि कैल्शियम अपचयन विभव का मान अधिक होता है। जो कैल्शियम अपचयन है, कैल्शियम अपचयन विभव का मान अधिक होता है, इसलिए उसका विद्युत अपघटन नहीं कर सकते। ठीक है ना। सोडियम आयन Na+ कैथोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सोडियम परमाणु के रूप में मुक्त हो जाता है, और क्लोराइड माइनस आयन जो होता है एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त होता है। जो अभी हमने देखा यहाँ पर, इसमें क्या होता है, सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Na बन गया, और ये क्लोरीन माइनस आयन है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन देकर मतलब माइनस यहाँ पर आपको कैसे कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, और इसमें क्या हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया मतलब तो यह Cl2 बन गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का घटना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घटना मतलब धन आयन का बढ़ना। तो धन आयन यहाँ पर बढ़ गया, धन आयन बढ़ गया, तो वही बोल रहा हूँ। Na+ कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और सोडियम परमाणु बन गया, और क्लोराइड माइनस आयन जो है एनोड को इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो गया। तो क्लोरीन गैस के रूप में यहाँ मुक्त हो गया ना, यहाँ पर क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो गया। और इस विधि को हम कहते हैं डाउन विधि। इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को हम कहते हैं डाउन विधि। सोडियम निष्कर्षण की इस विधि को हम डाउन विधि कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकालने की विधि को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड से सोडियम निकालने की विधि को हम कहते हैं डाउन विधि। ठीक है, डाउन विधि कहते हैं। सोडियम क्लोराइड से सोडियम को निकालने की विधि को हम कहते हैं डाउन विधि, याद रखिएगा। नोट देखिए थोड़ा सा, सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कैथोड पर प्राप्त सोडियम धातु विलयन के जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए, सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकाल दे रहा है। वही बोल रहा है, सोडियम धातु जो होता है, सोडियम धातु को प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का उपयोग नहीं करते। हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि कैथोड पर जो सोडियम धातु के विलयन होते हैं वह जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। अगर जलीय विलयन से अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से निकालेंगे तो क्या होगा, वह कैथोड पर जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनाना नहीं है, हमें तो सोडियम निकालना है, हमें सोडियम निकालना है। तो इसलिए हम जलीय विलयन से अभिक्रिया नहीं करते। सोडियम निकालने के लिए हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का उपयोग नहीं करते। क्यों,
क्योंकि वह कैथोड पर अगर अगर जलीय विलयन से अभिक्रिया करेंगे तो वह कैथोड पर वो जो सोडियम है वह जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसलिए हम अभिक्रिया नहीं करते हैं जलीय विलयन में। क्लियर है? जलीय विलयन से हम क्यों नहीं निकालते हैं सोडियम को? क्योंकि कैथोड पर प्राप्त सोडियम धातु विलयन के जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। आगे देखिए एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का संकेत एल होता है और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। प्रकृति में एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो दिया हुआ है ना, एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक, इससे ज़्यादा कोई नहीं पाया जाता भूपर्पटी में। एल्यूमिनियम जो था भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे अधिक पाया जाता है भूपर्पटी पे। ठीक है। यह 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कौन सा धातु है जो पृथ्वी के भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वह क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। क्लियर है? और एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट एवं क्रायोलाइट। बॉक्साइट का नाम रासायनिक सूत्र Al2O3.2H2O और क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र Na3Al(F6). ठीक है। बॉक्साइट एवं क्रायोलाइट, इसको याद कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट एवं क्रायोलाइट। और एल्यूमिनियम धातु को हम किससे निकालते हैं? एल्यूमिनियम धातु को हम बॉक्साइट से निकालते हैं, ना कि क्रायोलाइट से निकालते हैं। एल्यूमिनियम धातु को हम बॉक्साइट से निकालते हैं। ठीक है, क्रायोलाइट से नहीं निकालते हैं। ठीक है ना? देखिए बॉक्साइट से आप कैसे निकालेंगे। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण हम बॉक्साइट अयस्क से करते हैं। ठीक है। बॉक्साइट अयस्क को रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित कर शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों रासायनिक पृथक्करण विधि? जो बॉक्साइट अयस्क है Al2O3.2H2O, इसको हम कैसे निकालते थे? इसको निष्ठापन विधि द्वारा निकालते थे। निष्ठापन विधि द्वारा इसको, ये जो जल है इसको हम बाहर निकाल दिए। जल को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया मेरा? Al2O3 बच गया। केवल और केवल मेरा बच गया Al2O3। केवल और केवल Al2 Al2O3 बन गया मेरा। इस जल को निकल जाता है। जैसे ही हम निष्ठापन विधि द्वारा हम सांद्रण करते हैं तो Al2O3 बन जाता है मेरा। सॉरी, सांद्रण नहीं, पृथक्करण करते हैं, रासायनिक पृथक्करण करते हैं। सांद्रण तो 5 तरीके हमने पढ़ा था, वो था। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का द्रवणांक उच्च होता है और गलित अवस्था में यह अच्छा चालक होता है। सॉरी, अच्छा चालक नहीं होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो द्रवणांक होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है और गलित अवस्था में यह अच्छा चालक नहीं होता है। द्रवणांक को कम करने के लिए और विद्युत का सुचालक बनाने के लिए इनमें हम क्या करते हैं? इनमें हम क्रायोलाइट या फ्लोस्पार को मिला देते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम के द्रवणांक को कम करने के लिए हम क्रायोलाइट और फ्लोस्पार मिलाते हैं। फ्लोस्पार का रासायनिक सूत्र CaF2 होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम के द्रवणांक को कम करने के लिए हम क्रायोलाइट एवं फ्लोस्पार को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? क्रायोलाइट एवं फ्लोस्पार को। द्रवित अवस्था का विद्युत अपघटन करने से एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन धातु एनोड पर मिलता है। एल्यूमिनियम धातु मेरा कहाँ मिलता है? कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? एनोड पर। देखिए इसमें Al2O3 को हम जैसे ही तोड़े, इसको जब विघटन करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? Al3+ और ऑक्सीजन माइनस। अब बताइए, ये जो Al3+, ये जो घन है ना मेरा, कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करेगा। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करके क्या बना देगा? एल्यूमिनियम बना देगा। ठीक है। देखिए दो Al3+ है, मतलब 3 प्लस गुना 2 करेंगे। 3 प्लस गुना 2 कितना होता है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण कर लिया। 6 इलेक्ट्रॉन माइनस और 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, यहाँ पर 6 प्लस है। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से मिटाता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है। कितने प्लस है? 3 प्लस है। तो 3 प्लस इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 6 प्लस हो जाएगा। 6 प्लस और यहाँ पर 6 माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बन जाएगा मेरा? एल्यूमिनियम बच जाएगा यहाँ पर। और लेकिन यहाँ दो अणु है तो दो अणु यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 गुना 2 माइनस 6 हो गया।
तो इसमें से हम इसमें -6 कर दिए, -6 घटा दिए, ठीक है। मतलब यह 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इस ऑक्सीजन पर -6 मेरा है, कब्जा है, तो -6 हम किसी को दे दिए, -6 हम दे दिए किसी को, तो 6 रुपये मेरा कर्जा था और 6 रुपये कर्जा मैं किसी को दे दिया, मतलब उसका जो कर्जा है मैंने लौटा दिया, तो अब मेरा कर्जा कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा ना। तो यह मेरा 0 रुपये 0 बच गया यहाँ पर, मतलब स्वतंत्र, मतलब यह प्योर रूप में हो गया ना, आयन के रूप में नहीं है ना। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन के रूप में नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन आयन के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर कर्जा था, माइनस के रूप में मतलब कर्जा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। माइनस का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? ले रहा था। मतलब इसमें इसको ऐसे समझिए, 6 प्लस है, कहने का मतलब 6 प्लस है, तो 6 रुपया उसको किसी ने दिया है, तो 6 रुपया इसको किसी ने दिया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन या दे देगा किसी को, तो वह बराबर हो गया ना। 6 रुपया किसी का रखा हुआ था, तो 6 रुपया वह दे दिया किसी को, तो उसका बराबर हो गया। तो बचा क्या? खुद एल्यूमिनियम मिल गया मेरा। इसमें भी माइनस है तो माइनस इसको त्याग दिया, इस पर माइनस है तो माइनस त्याग दिया, इस पर प्लस था तो प्लस ले लिया, और इस पर माइनस है तो माइनस त्याग दिया, तो बच गया मेरा ये ऑक्सीजन। तो इसमें अपचयन हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग उपचयन कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देखिए Al2O3 को हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलता है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलता है। जैसे ये एल्यूमिनियम मिला यहाँ पर और ये ऑक्सीजन मिला यहाँ पर मिला, ठीक है। मिश्रण में उपस्थित क्रायोलाइट और फ्लोस्पार अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर Al2O3 को हम विद्युत अपघटन कराएंगे तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिल गया। अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो ना कि एग्जाम में, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो आप अगर इतना सब नहीं लिखना चाहते हो तो एग्जाम में बस इसको लिख के आ जाओ। क्यों? क्योंकि मेन हमारा क्या है? मेन हमारा यही है, मेन हमारा यही है। क्या करता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम कैसे प्राप्त किए? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम प्राप्त किए निष्ठापन विधि द्वारा। निष्ठापन विधि द्वारा जो Al2O3 डॉट, ये जो Al2O3.2H2 था यहाँ पर, ये जो था ये वाला, ये जो था Al2O3.2H2, इसको निष्ठापन विधि द्वारा हम ये जो वाटर है 2H2 को निकाल दिए, तो बच गया क्या? क्या बच गया? ये बच गया मेरा। निष्ठापन विधि द्वारा इसको मैंने ऑक्साइड में बदल दिया। ऑक्साइड में बदलने के बाद हम क्या करते हैं? अब निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण कैसे करेंगे? हम विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऊपर स्थित धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु है, तो सबसे ऊपर स्थित जो धातु होता है उसको हम विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है। विद्युत अपघटन करके मैंने एल्यूमिनियम प्राप्त कर लिया और ये जो एल्यूमिनियम है शुद्ध रूप में नहीं है, अशुद्ध रूप में। तो अब हम क्या करेंगे? परिष्करण करेंगे। अब हम क्या करेंगे? परिष्करण। अब देखिए यहाँ पर आ गया मेरा परिष्करण। अब तक हमने क्या किया? क्या क्या पढ़ा? पहले हमने खनिज को निकाला धरती से खनिज को निकाला या अयस्क को निकाला, तो वह शुद्ध अवस्था में नहीं था, वह अशुद्ध अवस्था में था। पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला केस, पहले धरती से हमने अशुद्ध अयस्क या खनिज को निकाला। अब अशुद्ध अयस्क या खनिज को हम शुद्ध अयस्क या शुद्ध खनिज में बदलेंगे, शुद्ध अयस्क में बदलेंगे। शुद्ध अयस्क में कैसे बदलेंगे? हम सांद्रण करके, जो हमने सबसे पहले किया था सांद्रण किया था। सांद्रण के 5 विधि हमने पढ़ा था, ठीक है। 5 विधि कौन था? चालनी से चालकर फटक कर, दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि, तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, चौथा फेन प्लावन विधि, पांचवा क्या था? एक और था कुछ, रासायनिक पृथक्करण विधि, ठीक था। 5 हो गया। तो सांद्रण विधि द्वारा हम शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिए। अब शुद्ध अयस्क बहुत सारे फॉर्म में होता है, सल्फाइड में होता है, कार्बोनेट में होता है, ऑक्साइड में होता है और हेलाइड में होता है। तो सबको, जो हेलाइड में है, सल्फाइड में है, कार्बोनेट में है, उन सबको हम किस में बदलेंगे? ऑक्साइड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से हमें धातु निकालना आसान होता है, ऑक्साइड से धातु निकालना आसान होता है। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए आप दूसरा स्टेप क्या करेंगे? दूसरा स्टेप हम करते हैं, क्या करते हैं? हम भर्जन या निष्ठापन विधि द्वारा हम उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, मतलब पृथक्करण कहते हैं, निक्षालन या पृथक्करण विधि अपनाते हैं। पहला सांद्रण से हम शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिए, सांद्रण से शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिए।
दूसरा, अब निक्षालन या पृथक्करण विधि से हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में बदलेंगे। अब ऑक्साइड में बदल लिए, तो ऑक्साइड से अब धातु प्राप्त करना है हमें। ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए क्या किया, हम निष्कर्षण किए। निष्कर्षण 3 तरीका से किए हमने। एक हो गया ऊष्मा अपचयन करके, दूसरा कार्बन एवं एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करा के, और तीसरा विद्युत अपघटन द्वारा करके। ऊष्मा अपचयन हम किसमें किए थे, जो सबसे नीचे जो धातु होता है ना, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आता धातु, उसको हम ऊष्मा द्वारा अपचयन कराते हैं। और जो बीच में आता है, बीच में आने वाला जो धातु होता है, उसको हम कार्बन एवं एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करा के करते हैं। और जो सबसे ऊपर आता था, उसको अभी हमने देखा विद्युत अपघटन करके कराएं, विद्युत अपघटन करके, तो हमारा धातु प्राप्त हो गया। अब ये जो धातु मिला हमें तीनों केस में, तीनों निष्कर्षण वाले जो केस पढ़ा हमने, ऊष्मा अपचयन, विद्युत अपघटन और कार्बन एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन जो कराया था, तीनों केसों में जो हमें धातु प्राप्त हुआ वह शुद्ध धातु नहीं होता है, शुद्ध धातु नहीं होता। तो शुद्ध धातु बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे परिष्करण, परिष्करण की क्रिया करेंगे अब हम, ठीक है। रिफाइनिंग करेंगे, मतलब लास्ट में धातु में मिल गया, मान लो धूल कण अभी भी जमा हुआ है, तो उसको धो देंगे। धो देने से सारा चीज धूल जो कण है वो सब बाहर निकल जाएगा, वो उसी का नाम है परिष्करण, ठीक है। देखिए, उपयुक्त विधि से प्राप्त जो धातुएं होती है शुद्ध नहीं होती है, इनमें अशुद्धियां होती है, तो इन्हें हटाकर हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। धातुओं से अशुद्धियों को हटाने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि सबसे अधिक उपयुक्त होता है। क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, इस विधि से क्या होता है, इस विधि से तांबा, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना आदि धातुओं का परिष्करण किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण से हम किसका परिष्करण करते हैं, तांबा, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना का परिष्करण करते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो नीचे आने वाले जो धातु होते हैं, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातु होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया द्वारा जिस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उस धातु के अशुद्ध मोटे गुटके को एनोड पर और शुद्ध धातु की पतली पत्ती को कैथोड पर हम रखते हैं, ठीक है। और विद्युत लवण और धातु के लवण विलयन में हम विद्युत का अपघटन कराते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो धातु के अशुद्ध पार्ट होता है, मान लीजिए सोना है, सोना का जो अशुद्ध पार्ट है उसको हम रखेंगे कहाँ पर, उसको हम एनोड पर रखेंगे। और सोना का जो शुद्ध पार्ट है, शुद्ध भाग जो है, जो शुद्ध भाग है उसको हम कैथोड पर रखेंगे, ठीक है। और उसमें हम विद्युत प्रवाह करेंगे। विद्युत प्रवाह करने से क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो होती है, जो अशुद्ध धातु होता है का एनोड विलयन में गलने लगता है। जो अशुद्धियाँ होती है विलयन में क्या होती है, गलने लगती है। और शुद्ध धातु निकलकर विलयन में घुल जाता है, और अशुद्धियाँ जो होती है एनोड पंख के बनकर नीचे बैठ जाता है। मान लीजिए यहाँ मेरा एनोड है, यहाँ मेरा कैथोड है, यहाँ पर मेरा शुद्ध सोना लटका हुआ है, और यहाँ पर मेरा अशुद्धियाँ लटका हुआ है, अशुद्ध पार्ट का। जैसे ही यहाँ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जो अशुद्धियाँ हैं, यहाँ का अशुद्धियाँ जो है नीचे कोना में जाके नीचे कोना में बैठ जाएगा, कोना में जाके बैठ जाएगा। और अशुद्धियाँ, ये जो शुद्ध पार्ट कहाँ होता है, कैथोड पर। तो शुद्ध पार्ट जो है हमारा हमें प्राप्त हो जाता है, और अशुद्धियाँ कहाँ होता है, यहाँ नीचे कोना में जाके बैठ गया, यहाँ कोना में, यहाँ पर नीचे बैठ गया, उसको हम कहते हैं एनोड पंख कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और समझते हैं इसको। देखिए, जो अशुद्ध धातु का परिष्करण कैसे करते हैं, धातु के जो अशुद्ध पार्ट होता है, अशुद्ध जो भाग होता है उसको हम एनोड पर लटका देते हैं, और जो शुद्ध भाग होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैथोड पर रख देते हैं, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो अशुद्धियाँ जो होती है वह गल कर क्या होता है, वह गल कर नीचे बैठ जाता है, जो बर्तन के जो सबसे निचला पार्ट होता है वहाँ जाके जमा होता है, और उसको क्या कहते हैं, उसको हम एनोड पंख कहते हैं, एनोड पंख। क्योंकि एनोड के नीचे बैठ रहा है, एनोड के नीचे जो है ना जाके बैठ जाता है, उसको हम कहते हैं एनोड पंख। और जो शुद्ध पार्ट होता है और शुद्ध धातु हमें विलयन में घुल जाता है, और उसको निकाल कर हम साफ कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है शुद्ध। एनोड से विलयन में घुले शुद्ध धातु को विलयन से कैथोड पर जमा होता है,
ठीक है, तो ये यहाँ हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। यहाँ पर यह हमें शुद्ध धातु यहाँ पर प्राप्त हो गया। और अशुद्धियाँ जो होती है, एनोड बनकर नीचे बैठ जाती है, तो हमें शुद्ध प्राप्त हो गया ना। तो अब देखिए कैसे, पहला देखिए तांबा धातु का कर देंगे। यह हमारा थ्योरी था, यह हमारा इतना जो है थ्योरी था। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तांबा धातु पर। तांबा धातु पर कैसे करेंगे, देखिए एक टैंक में कॉपर सल्फेट का अम्लीकृत जलीय विलयन लेते हैं और शुद्ध धातु तांबा के एक मोटे गुटके को एनोड पर और शुद्ध धातु को हम कहाँ रखते हैं, कैथोड पर रखते हैं। शुद्ध धातु के पतली पट्टी को हम कैथोड पर रख दिए। अब कैथोड की सतह पर वैक्स की पतली तह चढ़ा दी जाती है ताकि ऊपर मुक्त तांबा को आसानी से हाथ से उतारा जा सकता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर और अशुद्धियाँ जो होती है एनोड के नीचे पेंदे में जमा होती है। अभी हमने पढ़ा था जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड के नीचे बैठ जाती है। अशुद्धियाँ जो होती है एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, उसको एनोड बंद करते हैं। और जो शुद्ध धातु होती है वह कैथोड पर जाके जमा होती है। शुद्ध धातु जो होती है वो कैथोड पर जमा होती है। देखिए रिएक्शन देखिए, कॉपर सल्फेट जब विघटित होता है तो कॉपर 2+ और सल्फेट माइनस बनता है, SO4 2- बनता है। एनोड पर क्या बनेगा, एनोड पर जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cu2+ बन गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से घट गया, तो इसमें प्लस का मान प्लस हो जाएगा ना, धन आयन हो गया। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यह Cu बन गया कैथोड पर। ये Cu2+ है, Cu2+ यहाँ पर आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर मिल गया इसको। क्यों, क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन होता है और एनोड पर धन आयन होता है। इतना याद रखिएगा, एनोड पर धन आयन होता है, कैथोड पर ऋण आयन होता है। तो कैथोड पर Cu2+ फिर से गया यहाँ पर, ये देखिए पहला क्या था, एनोड पर से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो क्या बन गया, Cu2+ बन गया। वैसे ये जो Cu2+ है कैथोड पर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये 2+ था, ये 2- लेकर क्या बन गया, स्टेबल बन गया, Cu बन गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ले गया, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया Cu। ठीक है, तो कैथोड पर मेरा क्या हो गया, Cu बन गया। क्लियर है। अब देखिए अशुद्ध एनोड के कॉपर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर कॉपर आयन Cu2+ बन गया, जो विलयन में घुल जाता है। और विलयन के कॉपर आयन Cu2+ कैथोड पर जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कॉपर परमाणु के रूप में जमा होते हैं, जिससे हम समय समय रखकर हटा लेते हैं। इस प्रकार जो तांबा धातु हमें प्राप्त होता है वो 99.99% शुद्ध होता है। यह 100% शुद्ध यह भी नहीं होता है, इसमें भी थोड़ा अशुद्धियाँ होती है, लेकिन इसको हम चला सकते हैं, काम चला सकते हैं, इसका हम काम चला सकते हैं। 100% शुद्ध तो पृथ्वी पर कुछ हो ही नहीं सकता, 100% शुद्ध कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में, तो वह 99.99% शुद्ध है। ठीक है, ऐसे करते हैं हम परिष्करण का क्रिया समझ में आ गया आपको। जैसे तांबा धातु का परिष्करण किया, वैसे ही सोना का भी करेंगे, वैसे ही चांदी का भी करेंगे, वैसे ही सारे के सारे धातुएं हम प्राप्त किए थे सबका वैसे ही करेंगे परिष्करण। कैसे करेंगे, जो अशुद्ध पार्ट होगा उसको हम एनोड पर ले जाएंगे, और जो शुद्ध पार्ट होता है उसको कैथोड पर ले जाएंगे। विद्युत का प्रवाह करेंगे, विद्युत प्रवाह करते हैं तो जो एनोड पर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो गल कर नीचे बैठ जाएगी, और जो शुद्ध धातु होता है वो कैथोड पर जमा होता है। तो कैथोड पर जो जमा हो गया शुद्ध धातु उसको हम निकाल लेंगे, तो वह 99.99% शुद्ध होता है। कैथोड पर जो हमें जो धातु मिलता है, कैथोड पर जो जमा धातु मिलता है वो 99.99% शुद्ध होता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ सबको मैं थ्योरी में दे रखा हूँ आपको, तो आपको अगर अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन भूल जाइएगा बाद में, तो बाद में ना भूलें इसलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आपको व्हाट्सअप लिंक में जाकर आपको कम्युनिटी सेक्शन में ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सअप के कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए परिष्करण हमारा हो गया। यहाँ तक हमारा सारा मतलब इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वह खत्म हो गया। जो धातु कैसे निकालते हैं, धातु कैसे निकालना, धातु को शुद्ध कैसे करते हैं, धातु को अयस्क को शुद्ध कैसे करते हैं, अयस्क से हम ऑक्साइड में कैसे बदलते हैं, वो सब चीज़ हमने क्लियर कर लिया, सब खत्म हो गया। अब मेन चीज़ नहीं है, अब थ्योरी थोड़ा सा पार्ट बच गया, क्या है, संक्षारण क्या होता है। देखिए धातुओं को खुली हवा में छोड़ देने पर उनकी चमचमाती धात्विक सतह पर समानतः एक धुंधली परत जम जाती है, जिससे यह चमकीली प्रतीत नहीं होती है।
हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने पर यह क्रिया और तेजी से होती है। लोहा को जब आर्द्र हवा में जब अधिक समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उस पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिससे उसे जंग लग जाता है। ये संक्षारण क्या होता है? संक्षारण को मैं अच्छे तरीके से बताता हूँ। जब किसी धातु को देखिए, जब किसी धातु को हम खुले जगह पर छोड़ते हैं जिसमें पानी हो, हवा हो, ये सब रहता है, तो उससे अभिक्रिया कर देता है। जल से या हवा से अभिक्रिया करके क्या होता है, उस पर ऑक्साइड की, सल्फाइड की, सबकी परत चढ़ जाती है। वो जो परत चढ़ जाती है तो उसके वजह से क्या होता है, उस पर जंग लगने लगता है। जैसे लोहा को हम छोड़ देंगे बहुत दिन तक हवा में, तो उस पर क्या होगा, उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और वह क्या होता है, जंग लगने लगता है। ठीक है। जंग मुक्तता कैसा होता है? जंग मुक्तता हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3.2X होता है। Fe2O3.X ठीक है। चूंकि आयरन ऑक्साइड के साथ जल की मात्रा बदलती रहती है, इसलिए जंग को Fe2O3.X रखते हैं। X हम क्यों रखें? क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर पानी की मात्रा बदलते रहेगा, मान लीजिए पानी की मात्रा 1 है, यहाँ 1H2 हो जाएगा, 1H2 हो जाएगा। अगर पानी की मात्रा कितना 2 है तो 2H2 हो जाएगा। इसलिए यह वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों रखा? क्योंकि पानी की मात्रा हमें निश्चित पता नहीं है, इसलिए इसको x रखा हुआ। ठीक है। इसका वैल्यू H2O क्यों है? क्योंकि पानी की मात्रा निश्चित नहीं है। कभी कभी 2H2 हो जाता है, कभी कभी 4H2 हो जाता है, कभी कभी 5H2 से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको XH2 रखा गया। जंग का रासायनिक सूत्र, जो आयरन ऑक्साइड की जो जंग लगता है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3.XH2। ठीक है। अब देखिए, एल्यूमिनियम के बने बर्तन का रंग कुछ समय के बाद हल्के धूसर रंग की हो जाता है। क्यों? तांबा के बर्तन पर कुछ समय बाद हरे रंग की परत जम जाती है। क्यों? चांदी के आभूषण तक तथा बर्तन कुछ समय बाद काले रंग पड़ जाते हैं। क्यों? इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण है जंग लगना, मतलब उनका संक्षारण होने लगता है, कोरोजन हो जाता है। और इस प्रकार की धातुओं की एक परत के बाद दूसरी परत धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और इस जंग लगने से क्या होता है, इनकी जो धातुएं होती है खराब होने लगती है और टूटने लगती है, खराब होने लगती है। तो इनसे बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो इनको बचाने के लिए हम करते हैं क्या, इसका बचाने के लिए हम देखिए, अभी इधर नहीं, अभी थोड़ा और पढ़िए। अतः धातुओं का संचारण व रासायनिक प्रक्रिया है अतः धातुओं का संचारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं। अवांछनीय पदार्थ मतलब जो हम चाहते नहीं है, जो हम चाहते नहीं, धातु पर ऐसे ऐसे गंदगी जमा हो जाती है जिससे वह धीरे धीरे गलने लगता है, तो वह खराब होने लगता है, वही अवांछनीय पदार्थ होता है। यह एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया होता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है। धातुओं पर जंग लगना, संक्षारण होना क्या, कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। इस अभिक्रिया में धातु वायुमंडल में उपस्थित नमी की उपस्थिति में वायुमंडल के ऑक्सीजन से या दूसरी गैसों से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड बनाती है। अभी मैंने बताया था, नमी से अभिक्रिया करके सल्फाइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ये सब बना लेता है, जिससे वह जंग लगने लगता है। यह सब आप देख लीजिएगा, ये सब सेम चीजें हमने संक्षारण को पहले चैप्टर में भी देखा था। देखिए, इसमें क्या हो रहा है, लोहा ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और जल से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है, Fe2O3 बन रहा है और FeOH का होल ट्राइस बन रहा है। इस थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा, ये सब ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, इसको आप सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं आपको यह टास्क के रूप में दे रहा हूँ। ठीक है, यह आपका टास्क है। ठीक है, यह सब आपका एक टास्क है, इसको आप अच्छे से खुद से पढ़िए। लोहे का संचारण सबसे अधिक होता है, एल्यूमिनियम का संचारण लाभदायक होता है, यह सब आपको पढ़ना है खुद से। ठीक है। संक्षारण की शर्तें क्या होती है, वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में और अभिक्रियाशील धातु की उपस्थिति में संक्षारण ज़्यादा लगती है। ठीक है। सुरक्षा क्या होता है, संक्षारण से सुरक्षा क्या होता है, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण करके, मिश्र धातु बनाकर हम बचाते हैं। ठीक है, यह सब आप पढ़ लीजिएगा थ्योरी, मैं इसको दे दूंगा आपको नोट्स में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। लोहे पर जस्ता का धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है,
लोहे पर जस्ता धातु की पतली परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या जस धलेपन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। देखिए, मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे हम कहते हैं अमलगम। मिश्र धातु में अगर एक धातु कौन सा हो? पारा हो। अगर पारा होगा तो उसे हम अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम में पारा हो तो सोडियम अमलगम हो जाएगा। टीन में पारा होगा तो टीन अमलगम हो जाएगा। ठीक है। पारा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। पारा जो है लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है ना। देखिए, पित्तल में कौन कौन सा, पित्तल जो है उसमें तांबा एवं जस्ता होता है, और कांसा में तांबा एवं टीन होता है। इसको याद कर लीजिएगा, यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। थ्योरी तो मैं आपको दे रहा हूँ नोट्स में, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन थ्योरी में कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं बता दे रहा हूँ। पित्तल किसका मिश्र धातु है? पित्तल जो तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है, और कांसा जो है तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। इसको याद कर लीजिएगा। कांसा किसका? तांबा एवं टीन का। और सोल्डर जो होता है शीशा एवं टीन का मिश्र धातु होता है। इसको याद कर लीजिएगा। सोल्डर जो होता है शीशा एवं टीन का मिश्र धातु है। देखिए, सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं, जिसका शुद्ध कितना होता है? 24 होता है। 24 कैरेट सोना जो होता है सबसे शुद्ध होता है। और आभूषण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें तांबा एवं चांदी थोड़ा मिला लेते हैं। थोड़ा आभूषण बनाने के लिए तांबा थोड़ा मिला लेते हैं, तांबा या चांदी को मिला लेते हैं। तो वह कितने कैरेट का होता है? वो 22 कैरेट का होता है। जो सोने में जो आभूषण बनाते हैं सोना का, वो 22 कैरेट का होता है। इसके अर्थ है कि इन आभूषणों में 22 भाग सोना एवं 2 भाग तांबा या चांदी का मिलावट होता है। 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग सोना 6 भाग तांबा या चांदी मिलाते हैं। अब इसको, ये जो टेबल मैं दे रहा हूँ उसको आप देख लीजिएगा। जो मिश्र धातु है हमारा इस्पात, उसमें कौन कौन धातु मिलकर बनता है? लोहा और कार्बन का। और इसका गुण देख लीजिएगा, उपयोग क्या होता है? स्टेनलेस स्टील का देख लीजिएगा, पित्तल का, मैग्नीशियम और ड्यूरालून, एल्यूमिनियम, कांसा एवं जर्मन सिल्वर। इसको आप देख लीजिएगा। और क्या है? सोल्डर का एक बार देख लीजिएगा। यह सब मिश्र धातु है। मिश्र धातु कौन कौन सा है? सोल्डर लेड और टीन से बनता है। ठीक है। उसका गुण क्या होता है? इसका उपयोग क्या है? यह सब आपको देख लीजिएगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। धातु अधातु चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया। ठीक है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।